हेलो दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपको क्लास हिंदी क्लास 12, ठीक है, क्लास 12 विषय हिंदी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता होगा, यदि आप लोग चैनल को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो आपको इसके पहले क्लास 10th हिंदी का सिलेबस मेरे द्वारा डिस्कस किया गया होगा और उसके बाद सर ने हिंदी की क्लासेस शुरू की होंगी। वैसे ही मैं आज इस क्लास के सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूं और इसके बाद इसके चैप्टर्स भी आपको सर के द्वारा कंटिन्यू मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, क्लास 12 हिंदी के सिलेबस के अंदर आपको बता दिया जाए कि आपका सिलेबस दो भागों में विभाजित है, ठीक है। एक खंड क और एक खंड ख। यदि खंड क की बात करें तो उसके अनुसार पाठ्यक्रम किस प्रकार से है, आइए थोड़ा देखते हैं। सबसे पहली चीज, हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का विकास, इसमें हिंदी गद्य का उद्भव कब हुआ और वो कैसे विकसित हुआ, साथ में शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, ठीक है, जैसे निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, ठीक है। होने के लिए तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे यात्रा वृतांत, ठीक है। यहां पे जीवनी, हाँ इसमें जीवनी नहीं दिया हुआ है, जीवनी भी होती है, ठीक है, आत्मकथा भी होती है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है उसमें केवल इतनी चीजें हैं। कौन कौन सी? निबंध है, उपन्यास है, कहानी है और आलोचना है। इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे इस सिलेबस के अंदर। नेक्स्ट बात करने से पहले अब बात यह कर लेते हैं कि इसमें कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो भैया देखो, एक चीज समझो, हिंदी गद्य का विकास, इस सेगमेंट से आपको 5 क्वेश्चन बनते हैं 5 नंबर के, ठीक है। 5 क्वेश्चन बनते हैं 5 नंबर के, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही क्वेश्चन 2 नंबर का बन जाता है, जिसके अंदर 2 चीजें एक साथ पूछ ली जाती हैं। जैसे किसी कवि की 2 रचनाएं, ठीक है, किसी लेखक की 2 रचनाएं, ये पूछ ली गई ना, तो उस केस में आपको ये बातें बतानी पड़ेगी और 2 के लिए आपको 2 नंबर एक साथ ही दे दिया जाएगा। तो उसके लिए आप मारपीट नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करोगे कि नहीं सर यहां तो एक नंबर के 5 क्वेश्चन आपने कह रहे थे, ठीक है। ऐसा भी होता है और वैसा भी होता है। नेक्स्ट बात करें काव्य साहित्य का विकास। काव्य साहित्य के विकास की बात करें तो आधुनिक भारतेंदु युग, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता इत्यादि। नई कविता जो आधुनिक कविता अभी चल रही है उसमें बात करते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी सर आपसे डिस्कस करेंगे। उससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एक नंबर के 5 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न। गद्यांश क्या होते हैं भाई? आपके पास गद्य होते हैं ना चैप्टर के अंदर। कौन कितने चैप्टर हैं सर, कितने गद्य हमें पढ़ने, वो मैं आगे सिलेबस में भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझो, पाठ्यक्रम में जो निर्धारित गद्यांश है उस गद्यांश पर भी प्रश्न आपके पास आते हैं और 2-2 नंबर के 5 प्रश्न आते हैं। 2-2 नंबर के कितने प्रश्न आते हैं? 5 प्रश्न आते हैं, जो 10 नंबर का बनता है, ठीक है। पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांश, गद्यांश और पद्यांश, ठीक है। गद्यांश यानी गद्य के रूप में, पद्यांश यानी पद के रूप में होता है, ठीक है। उससे भी आपके पास 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद संकलित गद्य के पाठों के लेखक का साहित्य परिचय, ठीक है, साहित्यिक परिचय। यहां याद रखिएगा, साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियां एवं भाषा, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो आप जीवन परिचय लिखते वक्त इतनी चीजें मेंशन जरूर करोगे, ठीक है। इतनी चीजें मेंशन करने का मतलब क्या है सर, कि जब आप जीवन परिचय लिखोगे तो जीवन परिचय में केवल ये नहीं लिख दोगे कि भैया जन्म यहां हुआ था, इसके बाद यहां उनके पिताजी की माताजी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इतना संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद यहां पर जाके बड़े आदमी बन गए, बात खत्म। इतना नहीं करना भैया। इसके साथ साथ आपको बताना है कि साहित्यिक परिचय क्या है उनका, यानी उनकी कृतियां क्या क्या है, उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी हैं, क्या क्या चीजें बनाई हैं। उसके साथ साथ उनकी भाषा शैली कैसी रही है। भाषा शैली के अंदर बातचीत करते हुए आपको उन्होंने कौन कौन से रस पे बात किया है, कौन कौन से अलंकार पे बात किया है, ठीक है, और किस प्रकार की उनकी शैली रही है, उनकी भाषा क्या रही है, वो सारी चीजों पे आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। जिस भी लेखक या जिस भी कवि के बारे में आप ये बात बता रहे हो, ठीक है। एक बात याद करने की ये जरूरत है कि आपको साहित्यिक परिचय जो दे रहा है वो 3 नंबर का होगा। उसके बाद ये जो बातें होंगी वो 2 नंबर की होंगी। यदि आप ये नहीं लिखोगे तो आपको 2 नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो यानी टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है, तो यानी 3 नंबर में। और अधिकतम शब्द सीमा, अधिकतम शब्द सीमा जो है वो 80 शब्द का है। 80 शब्द से ज्यादा यदि आप लिखते हो तो कोई मतलब नहीं है उसका। 80 शब्द में आप फरियाद हो, ठीक है, यानी मैक्स टू मैक्स 2 पेज, ठीक है। एग्जाम कॉपी का देखोगे तो मैं जल्दी ही दिखाने वाला हूं, ठीक है, उसको दिखाऊंगा कि आप उसके 2 पेज यानी फर्स्ट और सेकंड
फ्रंट और बैक एक साइड लिख देते हो उतना सफिशियंट है, ठीक है। तो 80 शब्द के अंदर आपकी ये शब्द सीमा होती है, ठीक है। उसी प्रकार से कवि परिचय, जीवनी, कृतियां, साहित्यिक विशेषताएं, ये लिखने के बाद ये भी आपको 80 शब्द के अंदर ही लिखना है और इसके लिए भी आपको 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहानी, चरित्र चित्रण, कहानी के तत्व एवं तथ्यों पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न, इसकी सीमा भी 80 वर्ड की है। यह भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद खंड काव्य, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग खंड काव्य चलते हैं, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप पढ़ाया तो सारा जाएगा, लेकिन आप देखोगे, आप अपने हिसाब से देखना कि आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कौन सा खंड काव्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो खंड काव्य की विशेषताएं, पात्रों का चरित्र चित्रण और प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न। ये जैसा कि आप लोगों ने क्लास 10th में 12th में आए हो तो 10th पेपर देके ही आए होगे, और 10th का पेपर देके आए हो तो वहां पर आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। खंड काव्य के अंदर आपने पढ़ा होगा, वहां पे कुछ कहानियां होंगी, उनकी चरित्र होंगे, ठीक है, पात्र होंगे जिसे कहते हो आप, तो उस पात्रों के बारे में आपको बताया गया होगा। तो उसके भी ये बात याद रखिएगा कि उसके भी आपको 80 शब्द में ही व्याख्याएं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात की जाए तो आपके पास आता है खंड ख। खंड ख ये भी 50 अंक का होता है। खंड क जो होता है वो भी 50 नंबर का है। खंड क जो है जिसने अच्छे से कर लिया वो समझ लो कि आप खंड क यदि आपने अच्छे से कर लिया, परफेक्टली कर लिया, तो आपके हिंदी में 90-95% कोई दाग नहीं है, ठीक है। आप आसानी से 90-95 नंबर ले आओगे, ठीक है। अंतर क्या है, दिक्कत क्या है, क्योंकि ये रिटन पार्ट है ना, आपको इसके अंदर चीजें लिखनी है, तो क्या उसमें नहीं लिखनी है? नहीं, उसमें भी लिखनी है, लेकिन वह व्याकरण वाला हिस्सा है। यदि व्याकरण वाला हिस्सा जो होता है वो एज ए मैथमेटिक्स थोड़ा चेक होता है, ठीक है। यानी आपने सही लिखा है तो एकदम परफेक्ट सही, ठीक है, आप नंबर काटेगा नहीं एग्जामिनर कहीं उसमें, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि आप कितना भी अच्छा लिखोगे, यदि 5 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपको 4 नंबर देगा, आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उस केस में थोड़ी सी दिक्कत है। आप इसको जितना अच्छा बना पाओगे, आप इस वाले सेगमेंट को जितना अच्छा बना पाओगे, आपका दूसरा वाला सेगमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले सेगमेंट की बात करें तो इसमें भी 50 नंबर है, ठीक है। पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठ्यों के संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, ठीक है। संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना है। तो जो संदर्भ लिखोगे उस संदर्भ के 2 नंबर मिलेंगे और जो अनुवाद करोगे उसके 5 नंबर मिलेंगे, यानी टोटल 7 नंबर बनेगा इस सेगमेंट से, ठीक है। संस्कृत गद्य की बात कर रहे हैं, संस्कृत गद्य, उसी प्रकार से संस्कृत पद्य भी है, ठीक है। और संस्कृत पद्य का भी अनुवाद करना है और उसकी व्याख्या करनी है, सॉरी, उसका संदर्भ करना है और उसकी व्याख्या करनी है, अनुवाद करना है, उसके लिए भी 7 नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद पाठ्यों पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर, कोई 2 प्रश्न के उत्तर करने होंगे और 2 प्रश्न के लिए, एक प्रश्न के लिए 2 नंबर, यानी दोनों प्रश्नों के लिए 4 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। काव्य संदर्भ के तत्व, ठीक है, काव्य संदर्भ के तत्व की बात करें तो इसके अंदर सभी रस का, तो सभी रस का मतलब क्या है? अरे यार देखो, अब एक चीज समझो, क्लास 10th के अंदर जब आप रस पढ़ के आए होगे तो क्लास 10th के अंदर 2 प्रकार के रस पढ़ने हैं, एक हास्य रस और एक करुण रस। केवल 2 प्रकार के रस पढ़े होंगे और 2 प्रकार के रस में से ही कोई आता है, वही आपको एग्जाम में देना है। लेकिन जब आप क्लास 12th में आते हो तो क्लास 12th में सभी रस, परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान, जितने भी प्रकार के रस होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं सर? वैसे कहने के लिए तो लोग कहते हैं 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन नहीं, वर्तमान में 11 प्रकार के रस होते हैं, ठीक है। जिसको पता वो कमेंट बॉक्स में बताए कि 11 प्रकार के कौन कौन से रस होते हैं, ठीक है। सभी लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि 11 प्रकार के कौन कौन से रस होते हैं, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो यानी टोटल 11 प्रकार के रस आपके सिलेबस में है, जिनकी परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान, ये तीनों बातें आपको करनी है। मतलब आपको ये तीनों बातें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आपके सामने उदाहरण लिखा हो तो आप पहचान पाओ कि ये कौन से रस का उदाहरण है। आप यदि आपसे किसी रस की परिभाषा पूछी जाए तो आप बता पाओ, और यदि किसी की पहचान करनी हो तो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अलंकार, ठीक है। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। यानी जो शब्द के अंदर अलंकार आता है उसे शब्दालंकार कहते हैं, और ऐसा अलंकार जो अर्थ के अंदर आता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। इसके आधार पर अनुप्रास, यमक और श्लेष, यानी शब्द के आधार पर यदि अलंकार की बात की जाए तो वो 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ठीक है। उसके परिभाषा और उदाहरण ये आपको पता होना चाहिए। अर्थालंकार के अंदर बात करें तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये, ठीक है।
उसके साथ साथ संदेह, भ्रांतिमान, अन्वनय, प्रतीक, दृष्टांत तथा अतिशयोक्ति, ठीक है, इतने प्रकार के अर्थ अलंकार हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिसकी परिभाषा एवं उदाहरण ये आपको क्लियर होना चाहिए। इन दोनों सेगमेंट को मिलाकर आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो भी एक, चाहे तो शब्दालंकार से आ सकता है या तो अर्थालंकार से आ सकता है, दोनों से नहीं आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, बहुत विशेष नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद छंद, ठीक है, छंद के अंदर बात करें तो मात्रिक चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलियां, हरिगीतिका, बरवय, ठीक है, लक्षण एवं उदाहरण, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यानी मात्रिक की बात करें तो चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलियां, हरि गीतिका, बरवय, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन बनेगा वह 1 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, मतलब कि 2 क्वेश्चन बनेंगे टोटल, तीनों सेगमेंट से, तीनों सेगमेंट को मिलाकर 2 क्वेश्चन बनेंगे 1-1 नंबर के, ठीक है। दूसरा जो होगा वर्णवृंत, ठीक है, इंद्रवजा, उपेंद्रवजा, सवया, मंगलतमन, सुमुखी, सुंदरी, वसंत तिलका, लक्षण एवं उदाहरण, ये आपको इसके अंदर बातचीत करनी है, ठीक है। उसके बाद मुक्तक मनहर, मुक्तक मनहर, लक्षण एवं उदाहरण, ठीक है, मुक्तक मनहर, लक्षण एवं उदाहरण, ये बात आपको करनी है। ये तीनों को मिलाकर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा कि ये आपके पास 12th के अंदर हिंदी 2 प्रकार की होती है, एक साहित्यिक हिंदी होती है और एक सामान्य हिंदी होती है, ठीक है। इसमें दोनों के सिलेबस इंक्लूड होते हैं। साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी में छोटा सा डिफरेंस होता है। छोटा सा डिफरेंस क्या होता है कि साहित्यिक हिंदी वालों को थोड़ा ज्यादा पढ़ना होता है और सामान्य हिंदी वालों को थोड़ा कम पढ़ना होता है। अब बात ये आती है कि सर सामान्य हिंदी किसको पढ़ना होता है और साहित्यिक हिंदी किसको पढ़ना होता है। तो जो साइंस सेगमेंट वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो साइंस सेगमेंट और कॉमर्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, जैसे बायो, मैथ और कॉमर्स वाले, इनको जो हिंदी पढ़नी होती है वो सामान्य हिंदी पढ़नी होती है, ठीक है, उनको समान हिंदी पढ़नी होती है। बस उनमें एक अंतर हो जाता है कि इनमें कुछ चीजें कम हो जाती है, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, बाकी सिलेबस वैसे ही है, बस थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। अब जो साहित्यिक हिंदी, जैसे जो आर्ट साइंस वाले हैं, उनको हिंदी में थोड़ी ज्यादा चीजें पढ़नी होती है, यानी सारी चीजें पढ़नी होगी जितनी चीजें आपको बताई जा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट निबंध की बात करते हैं। निबंध हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति दिए हुए विषय पर निबंध लिखना होता है। अब कौन कौन से विषय दिए होते हैं, तो जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात के नियम आदि की जानकारी हेतु इन विषयों पर निबंध पूछे जाएंगे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसी के इर्द गिर्द कुछ बिंदुओं पर आपसे निबंध पूछे जाते हैं, तो आपको उन पे निबंध के लिए बात करनी होती है, जिसमें टोटल 9 नंबर बनता है, ठीक है, 9 नंबर बनता है, ठीक है। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो नेक्स्ट बात करते हैं कि और क्या है सर। तो क्रम संख्या 12 व 13 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 से जो है केवल और केवल वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जैसे संस्कृत व्याकरण में संधि कितने प्रकार के होते हैं सर, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के अंदर कौन कौन से, ठीक है, तो यचो यड़वात, ठीक है, यड़ अड़ पदांती, ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद व्यंजन के अंदर, विसर्ग के अंदर, ये 3 प्रकार की संधि आपसे पूछी जाती है संस्कृत व्याकरण में। वो भी याद रखिएगा, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे ना। कौन से प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समास के अंदर अवयवी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि, ये 3 प्रकार के समास आपके सिलेबस में पूछे जाएंगे। प्रत्यय में कृत, ठीक है, कृत में कत, कत्वा, तबत, अनियर, ठीक है, त्वद, त्वत, त्व, मतुप, वतुप, ये पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद विभक्ति परिचय के अंदर अभितः परितः, ठीक है, ये जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर ये सारी बातें होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो है पत्र लेखन, ठीक है। पत्र के प्रकार, एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनऔपचारिक पत्र, यानी एक होता है ऑफिशियल लेटर, एक होता है अनऑफिशियल लेटर, ठीक है। यानी कि जैसे कि हम किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, जैसे मैं अपने प्रिंसिपल को लिखूं, ठीक है, मैं अपने प्रिंसिपल को लिखूं तो वो होता है ऑफिशियल लेटर, ठीक है, कि उसे कहते हैं औपचारिक पत्र, ठीक है। यह कि यदि मैं
अपने मित्र को लिखूं तो उसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र, ठीक है। औपचारिक पत्र लिखने का एक पैटर्न होता है बढ़िया सा, ठीक है। सेवा में श्रीमान ने फला, ये इस तरीके से वो सारी चीजें चलती हैं, सबने निवेदन है, विषय, उससे सारी चीजें, ठीक है। लेकिन जब हम पत्र को लिखते हैं तो उसको लिखते हैं भाई गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो उस तरीके से हम लिख सकते हैं। उसके बाद उससे बोलते हैं और बताओ तुम्हारा हालचाल कैसा है, अपना बताते हैं, और बताते वक्त मैटर लिखते हैं, उसके बाद रख देते हैं। लेकिन जब औपचारिक पत्र लिखते हो तो उस केस में सारी बातें आप मेंशन करते हो, ठीक है। औपचारिक पत्र में आवेदन, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र ये होते हैं। अनौपचारिक पत्र में व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक पत्र होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। औपचारिक पत्र के अंदर व्यक्तिगत होता है, जैसे कि मैं अपने दोस्त को लिख रहा हूं, ठीक है, अपने घर वालों को लिख रहा हूं, तो ये औपचारिक नहीं होता है, अनऔपचारिक होता है, ठीक है। अनऑफिशियल लेटर होता है, कोई ऑफिस लेटर नहीं होता, ठीक है। क्लियर है। अपने मन से हम जो शब्द चाहें वो शब्द वहां पर ऐड ऑन करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार वो लिखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात किया जाए तो विषय खंड के अंदर कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास एवं विकास, हिंदी गद्य का साहित्य विकास, हिंदी पद्य साहित्य का विकास, ठीक है। गद्य भाग के अंदर, ठीक है, गद्य भाग के अंदर यदि बात किया जाए तो टोटल हमारे पास 8 चैप्टर हैं। कौन कौन सा? राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, भाग्य और पुरुषार्थ, रॉबर्ट नर्सिंग होम में, अशोक के फूल, प्रगति के मानदंड, भाषा और आधुनिकता, निंदा रस, हम और हमारा आदर्श, ठीक है। ये 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। यदि पद्य भाग की बात करें, प्रेम माधुरी, यमुना छवि, उद्धव प्रसंग, गंगावतरण, पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप गीत, गीत श्रद्धा मुनि, मनु, बादल राग, संध्या सुंदरी, नौका विहार, परिवर्तन, बापू के प्रति, गीत, पुरुवा, उर्वशी, अभिनव मनुष्य, मैंने आहुति बनकर देखा, हिरोशिमा, विविधा, ठीक है। ये सेगमेंट आपके पास आते हैं, ठीक है। उसके बाद कहानी के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। कहानी के अंदर आता है खून का रिश्ता, पंचलाइट, लाठी, बहादुर और कर्मनाशा की हार, ठीक है। ये 5 कहानियां आपके पास पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद खंड काव्य में मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, रश्मि रथी, आलोकवृत्त, त्यागपति, श्रवण कुमार। खंड काव्य में एक बात याद रखिएगा कि ये सब नहीं पढ़ना आपको ना, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार बात कर लीजिएगा। जैसे वाराणसी के अंदर रश्मि रथी पढ़ते हैं, ठीक है, वाराणसी के अंदर क्या पढ़ते हैं? रश्मि रथी पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद मिर्जापुर में सत्य की जीत पढ़ते हैं, ठीक है। शायद भदोही वाले मुक्ति यज्ञ पढ़ते हैं, ठीक है, आलोक वृत्त पढ़ते हैं, त्यागपति पढ़ते हैं, श्रवण कुमार पढ़ते हैं, इस तरीके से, ठीक है। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके से आप अपने डिस्ट्रिक्ट का देख लीजिएगा, पढ़ाया सारा जाएगा, फिर उसके बाद जो आपके डिस्ट्रिक्ट का होगा वो आप अपने हिसाब से चूज करके रख लीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से उसे पढ़ लीजिएगा। क्लियर है बेटा? चलो, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो अब बात करते हैं खंड ख की, जो संस्कृत वाला हिस्सा है कि संस्कृत में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो यहां से आपको 11 चैप्टर दिख रहे होंगे, ठीक है, 11 चैप्टर दिख रहे होंगे, और ये 11 चैप्टर आपके संस्कृत के सेगमेंट में पढ़ने होते हैं। उसके बाद काव्य संदर्भ के अंदर जैसा कि आपको बता ही रखा है, रस, छंद, अलंकार, निबंध लेखन, पत्र लेखन, संधि, प्रत्यय, विभक्ति और समास, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इस प्रकार से ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहा, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिलेबस आपके पास इस प्रकार से है। यदि आप इसमें कोई सेगमेंट छूट गया हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। हालांकि वैसे कुछ भी छूटा नहीं है, सारी चीजें मैंने मेंशन कर रखी थी, ठीक है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें और कैसे पढ़नी है, ठीक है। तो सभी लोग मस्त पढ़ते रहिए, आपको नेक्स्ट लेक्चर आपके सिलेबस से मिलना शुरू हो जाएगा कल से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।